कुछ अरसे के बाद यूँ हुआ कि जब सदफ़ की कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई तो उसके मामू इस्लामाबाद से सदफ़ का रिश्ता मांगने के लिए उनका घर आए। सदफ़ के वालिदैन ने उन्हें हाँ कर दी। सदफ़ का रिश्ता और इनके मामू के बेटे नवीद से हो गया। नवीद अच्छा खासा पढ़ा लिखा और गवर्नमेंट मुलाजिम था। सदफ़ ख़ानदान के बुज़ुर्गों, मामू और ममानी के दरमियान खूबसूरत सुर्ख फ़राक पहने, हाथों पर मेहंदी लगाए, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक सजाए खामोश दुल्हन बेनी बैठी थी। उसके दिल में आमिर के अल्फाज घर कर चुके थे। वो पूरी तरह मोहब्बत की लपेट में आ चुकी थी। आमिर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। रिश्ता तय करने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फर्नीचर, ज्वेलरी और शादी की तैयारियां करते करते बिलाखिर सदफ़ की रुखसती का दिन भी आ गया। आमिर को जब अचानक से इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो उसको बहुत दुख हुआ। उसके लिए यह बिल्कुल किसी नागहानी मौत का आलम था। इस खबर के मिलते ही आमिर गुस्से से पागल हो गया था। आमिर ने अपनी कज़न के हाथों सदफ़ को अपना मोबाइल नंबर भिजवा दिया। आमिर ने सदफ़ को हर हाल में हासिल करना था। दिल में मुसम्मल इरादा कर लिया था। सदफ़ की रुखसती के दिन आमिर आंसू बहाते हुए घर के चौबारे की आधी खिड़की खोले सदफ़ की रुखसती का सारा मंज़र अपनी आँखों से देख रहा था। आज जैसे उसके अरमानों का जनाजा ही निकल रहा हो। उसकी ज़िंदगी को, ख्वाहिशों को उसकी आँखों के सामने कत्ल किया जा रहा था। आंसू बहाते बहाते उसने सदफ़ को अपनी आँखों के सामने रुखसत किया। सदफ़ की रुखसती के एक हफ्ते के बाद सुबह सवेरे आमिर उसी खिड़की में नज़र जमाए खड़ा था। सदफ़ की यादों में मसरूफ़ था कि उसके नीले रंग के कोट की फ्रेंड जेम से मोबाइल मैसेज पर आवाज़ आई, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आमिर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ा उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका ख़त मुझे मिला था, मगर मैं वालिदैन के हाथों मजबूर थी। मुझे माफ़ कर दें। आप हमेशा मेरे दिल में आबाद रहेंगे। दुआओं में याद रखना। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। आमिर ने बड़े गौर से मैसेज पढ़ा। सदफ़ का मैसेज देखकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसे इस कदर खुशी हुई जैसे सदफ़ उसकी ज़िंदगी में दोबारा लौट आई हो। इस तरह शादी के बाद सदफ़ का आमिर के साथ राबिता शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने सदफ़ को साहिब औलाद दिया और उसे 2 जुड़वा बेटी और बेटे से नवाजा। सदफ़ ने बेटी का नाम नगमाना और उसके शोहर नवीद ने बेटे का नाम कामरान था। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सदफ़ अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बजाय घर संभालने के सदफ़ के सर पर इश्क का भूत अभी तक सवार था। नवीद जब सुबह सवेरे दफ्तर चला जाता तो सदफ़ रोज़ाना आमिर से घंटों गप्पे हाँकने में गुजार देती। यहाँ तक कि राबते में एक दिन सदफ़ ने आमिर के हाथों शोहर को कत्ल करके शादी करने का फ़ैसला लिया। क्योंकि आमिर नौउम्र लड़का था, उसने सोचे समझे बगैर ये फ़ैसला मंजूर कर लिया और सदफ़ के साथ नवीद के कत्ल के लिए तरह तरह की तदमीर करने लगा। एक दिन जब सदफ़ का शोहर घर से ऑफ़िस के लिए निकला तो सदफ़ ने आमिर को कॉल करते हुए कहा, हेलो, हाँ आमिर, आज मैं नवीद से झगड़ा करके मैके चली जाऊंगी, फिर आपने अपना वादा वफ़ा करना है। आमिर भी खुश हो गया था। उसे ये समझ ना आई कि वो जिस काम के लिए कदम उठा रहा है वो उसकी सारी ज़िंदगी को चंद लम्हों में तबाह कर देगा। वो ये भी सोचने से कासिर था कि इश्क की असेरी उसे सलाखों की असीर बना देगी। सदफ़ का शोहर जैसे ही ऑफिस से घर वापस आया तो सदफ़ ने पहले तो नवीद के सलाम का जवाब तक ना दिया और फिर मूड ख़राब करके बैठ गई। सदफ़, आज खैरियत तो है क्या? घर में किसी ने कुछ ऐसा वैसा कहा है का? बताओ तो सही। नवीद ने लैपटॉप मेज़ पर रखते हुए कहा, सारा दिन दफ्तर के अलावा भला तुम्हें किसी की परवाह भी है? सदफ़ ने गरजते हुए कहा। बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया। नवीद ने बहुत समझाने की कोशिश की
مگر صدف خواہ مخواہ بگڑتی چلی گئی۔ اس کے اندر کا شیطان عروج پر پہنچ چکا تھا، حتیٰ کہ صدف جھگڑا کر کے میکے چلی گئی۔ چند دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور صدف کے روٹھ جانے کی وجہ سے شک دور ہو گیا تو صدف نے عامر کو کال کرتے ہوئے کہا، ہیلو، ہاں عامر کیسے ہو؟ میں امی کے گھر پہنچ گئی ہوں، اب آپ اپنا کام شروع کریں۔ صدف نے عامر کو گھر کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ عامر نے دوست سلطان کے گھر سے پستول اٹھایا اور نوید کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نوید نے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے 1 منٹ صبر کرو تو یار، آ رہا ہوں، باہر بارش ہو رہی ہے، مجھے چھتری تو ڈھونڈنے دو۔ نوید کو یہ علم نہیں تھا کہ باہر فرشتہ اجل اس کے انتظار میں ہے۔ نوید نے جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آیا، عامر نے اس کے سر پر گولی ماری، جس کے بعد عامر رفو چکر ہو گیا۔ نوید موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ فائرنگ کی آواز سے محلے میں ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ایک راہگیر نے عامر کو نوید کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے عامر کو راستے میں ہی پکڑ لیا، حوالات میں بند کر دیا۔ تشویش شروع ہو گئی۔ پہلے تو عامر نے زبان نہیں کھولی، مگر جب حوالات میں مار پڑی تو عامر نے پولیس کو ساری کہانی سے آگاہ کر دیا۔ سسرال والوں کی طرف سے بھی صدف کو اپنے شوہر کے قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا کہ نوید کے قتل میں صدف کا بھی ہاتھ ہے۔ عامر کو سزائے موت ہو گئی۔ صدف کا شوہر کے قتل کے بعد عامر سے شادی کا خواب ہی رہ گیا۔ دونوں خاندان تباہ ہو گئے۔ صدف ہر کسی کو گلے لگا کر خوب روتی اور اپنے فیصلے پر دن رات پچھتاتی رہتی۔ نوید کے قتل کے بعد صدف کا دل ہر وقت بے چین سا رہتا۔ دن پہ دن وہ شوہر کے غم اور قتل جیسے گناہ سے ختم ہو رہی تھی۔ ایک رات صدف خواب میں اس شوہر کی محبت میں خدا مخاطب ہونے لگی۔ اب ساری زندگی رسوا ہی ہونا ہے، محبت کے قاتلوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ صدف نیند سے چیختی ہوئی اٹھی اور رو کر کہنے لگی، میں نے ظلم کیا، میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں۔ نوید، محبت، اے محبت مجھے معاف کر دے، اے محبت مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو، مجھے یقین ہے یہ کہانی سننے میں آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا۔ یار میں کہانی میں کہیں کچھ مسٹیک سی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کہانی سے مطلب رکھیں، کیا ہے نا، کبھی کبھار مسٹیک ہو بھی جاتی ہے بھائی۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔